आज की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सी प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा पहले से, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सी प्रोग्रामिंग का आइडिया पहले से होगा, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सी प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी वो ऐसी होगी कि मैं बहुत ही बेसिक से, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, मैं बहुत ही बेसिक से, बहुत ही स्क्रैच से चीज़ों को शुरू करूंगा, जिससे कि जिसको प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, जो यहाँ पे पहली बार प्रोग्रामिंग सीखने आया है, उसको भी पूरी तरह से बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यार, सी क्या है? सी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमको समझना होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अब अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, तो अभी मैं आप लोगों से हिंदी लैंग्वेज में बातें कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हिंदी समझ में आती है। मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश भी समझ में आती है, ठीक है। आप लोगों को हिंदी समझ में आती है और आप लोगों को इंग्लिश भी समझ में आती है, ठीक है। अब इन दोनों लैंग्वेज को यूज़ करके मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, लेट अस से मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं अपने कंप्यूटर को बोलता हूँ कि यार कंप्यूटर 2+3 का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, या अगर कोई एक पर्टिकुलर फाइल है मेरे कंप्यूटर में और मैं अपने कंप्यूटर से बोलता हूँ कि यार कंप्यूटर इस फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है, या फिर इस फाइल को ओपन कर दो, ठीक है, तो कंप्यूटर हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को ये दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है। अगर हम लोग कंप्यूटर से हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर को ये दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से बातें करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी होगी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी और इंग्लिश को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर से बातें करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझ में आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखने होंगे प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हमें लिखने होंगे प्रोग्राम्स, और इन प्रोग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। इन प्रोग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर इस बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर ईजिली समझ सकता है, ठीक है। यानी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम्स लिखने होंगे और ये प्रोग्राम्स कन्वर्ट होंगे बाइनरी लैंग्वेज में। अब ये प्रोग्राम्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होते हैं? तो ये कन्वर्जन का काम हमें कॉम्पाइलर करके देता है, ठीक है। ये कन्वर्जन का काम हमें कॉम्पाइलर करके देता है। अब ये कॉम्पाइलर कन्वर्ट कैसे करता है, ये हम लोग समझेंगे कॉम्पाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट में, ठीक है। जब हम लोग कॉम्पाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इस कन्वर्जन को समझेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अभी इस सी प्रोग्रामिंग के क्लास में हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इस पार्ट पे फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सारा फोकस होगा प्रोग्राम्स को सीखने में, ठीक है, कैसे हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी थी, ठीक है। हम लोगों ने हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी थी? हम लोगों ने सबसे पहले, लेट अस से अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, ठीक है, हमने अपने बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी थी? हमने सबसे पहले सीखे थे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। अल्फ़ाबेट्स से कैसे हम लोग वर्ड बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर उन वर्ड्स को कॉम्बाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और इन सेंटेंस को कॉम्बाइन करके हम लोग बनाते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया था जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू किए थे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, एस एस स्पेशल सिंबल्स को हमें समझना होगा कि कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं,
कौन कौन से डिजिट्स होते हैं और कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कीवर्ड, ठीक है। फिर इनको कंबाइन करके हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इनको कंबाइन करके हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं एक सी प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स पे, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं जो हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, ठीक है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ठीक है। डिजिट्स यूज होते हैं 0 to 9, ठीक है। और स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, वो सारे सिंबल्स जो हम अपने कीबोर्ड में देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर सिंबल्स सी प्रोग्राम में यूज होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट्स के बारे में हमें पता है, ठीक है। डिजिट्स के बारे में हमें पता है, और स्पेशल सिंबल्स के भी बारे में हमें पता है, ठीक है। वो सारे स्पेशल सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वो सारे स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब हमें अपना मेन फोकस करना है वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड पे, ठीक है। अब लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि सी प्रोग्राम दिखता कैसा है, ठीक है। एक बार मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता हूं। अब यहाँ पे आई होप आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, मैंने लिंक भेजा था आप लोगों को, ठीक है। तो नहीं किया अगर, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे एक बार डिस्कस कर सकते हो क्लास के बाद, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम है। इस सी प्रोग्राम का काम है सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे, ये सी प्रोग्राम हमें एक छोटा सा मैसेज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करके देगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इस सी प्रोग्राम के हर एक लाइन को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। हर एक लाइन का मतलब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी हुई है, लाइन नंबर 1, ठीक है, हैश इंक्लूड और फिर stdio.h, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं इस पोर्शन के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तरह की हेडर फाइल होती है, ये एक तरह की हेडर फाइल होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बहुत तरह की फाइल्स होती हैं, जैसे हमारे पास इमेज फाइल होती है, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेपीजी। हमारे पास पीडीएफ फाइल्स होती हैं जिसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ होता है, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है, ठीक है। इसी तरह ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, ये एक हेडर फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या है, जिसका एक्सटेंशन है डॉट एच, ठीक है। तो कभी भी अगर फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच नजर आए, ठीक है, अगर कभी भी फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच नजर आए तो हमें समझ जाना है कि वो एक हेडर फाइल है, ठीक है। अब stdio इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट वाले फंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट वाला कोई भी काम करते हैं तो हम लोग इस हेडर फाइल को यूज करते हैं इन जनरल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस सी प्रोग्राम का काम क्या है, इस सी प्रोग्राम का काम है एक मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इस सी प्रोग्राम का काम है एक मैसेज को प्रिंट करना, यानी कि ये सी प्रोग्राम एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि आउटपुट वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनपुट या फिर आउटपुट वाला काम जब भी होगा तो इन जनरल हम लोग इस हेडर फाइल को यूज करेंगे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, ठीक है, यानी कि हम लोग अपने कंपाइलर को, ठीक है, लाइन नंबर 1 की हेल्प से, ठीक है, लाइन नंबर 1 की हेल्प से हम लोग अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं कि यार कंपाइलर, जो भी इस फाइल के कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इस हेडर फाइल के कंटेंट्स हैं वो कंटेंट हमारे कोड के साथ में इंक्लूड कर दो, ठीक है, उस कंटेंट को हमारे कोड के साथ में इंक्लूड कर दो, ठीक है।
तो ये इंक्लूड करने वाला काम कौन करेगा? ये इंक्लूड करने वाला काम करेगा कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। तो कंपाइलर ये काम कैसे करता है? कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को देखता है, ठीक है। कंपाइलर लाइन बाय लाइन हर एक प्रोग्राम की लाइन को मतलब देखता है, ठीक है। अब जब पहली लाइन को देखेगा तो कंपाइलर पढ़ेगा हैश इंक्लूड stdio.h। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस लाइन को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस लाइन नंबर 1 को पढ़ने के बाद कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर stdio.h, ठीक है, इस फाइल के सारे कंटेंट को बाकी के कोड के साथ में, ठीक है, ये जो बाकी का कोड है इसके साथ में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे दूसरी लाइन, ठीक है, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में यहां पे लिखा हुआ है इंट मेन, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं इस मेन के बारे में। ये मेन क्या होता है? मेन सी का एक फंक्शन है, ठीक है। मेन सी का एक फंक्शन है। अब फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। अब जैसे हम लोग जब भी फोन यूज करते हैं, ठीक है, फोन में जब हम लोग कैमरा ओपन करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग अपने फ़ोन के कैमरे को ओपन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग लेटर से वीडियो कोई बनाते हैं तो हमारे फ़ोन में स्लोमो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, फास्ट रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और हम लोग किसी एक फंक्शन को यूज़ करके कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग स्लोमो वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। जब भी हम लोग फास्ट रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। अब मेन फंक्शन का काम क्या होता है? मेन फंक्शन का काम होता है सी प्रोग्राम। अब लेट अस से सी प्रोग्राम जो भी काम करेगा, ठीक है, अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग जब करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस सी प्रोग्राम का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। इस सी प्रोग्राम का क्या होता है? कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। यानी कि ये सी प्रोग्राम कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है। अब ये सी प्रोग्राम क्या काम करेगा? उसके सारे काम को हम लोग इस मेन फंक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। सी प्रोग्राम जो भी अपना काम करेगा उस सारे काम को हम लोग इस फंक्शन में, इस मेन फंक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर सी प्रोग्राम के सारे काम को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये है ओपन करली ब्रैकेट और ये है क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये डिनोट करता है मेन फंक्शन की बॉडी को, ठीक है, ये डिनोट करता है मेन फंक्शन की बॉडी को। यानी कि मेन फंक्शन यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच हम लोग सी प्रोग्राम के सारे टास्क को लिखेंगे, ठीक है। सी प्रोग्राम अपना जो भी काम करेगा हम लोग इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स के बीच में उसको लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग सी प्रोग्राम के सारे काम को लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में सिर्फ दो लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, एक है लाइन नंबर 4 और एक है लाइन नंबर 5, ठीक है। यानी कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो सिर्फ दो काम कर रहा है, ठीक है। सी प्रोग्राम सिर्फ हमारा दो टास्क कर रहा है, ठीक है। पहला काम क्या है? अब इसके पहले काम को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और फिर डबल कोट्स में यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब भी हम लोग प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे सी की, जैसे मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, ठीक है। मेन का काम क्या है? कुछ एक टास्क को परफॉर्म करना। मेन क्या टास्क परफॉर्म करेगा? ये बताएगा कि हमारा सी प्रोग्राम क्या क्या काम करेगा। तो सी प्रोग्राम जो भी काम करेगा वो हम लोग मेन में लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ भी एक फंक्शन है और फंक्शन का काम क्या होता है? कुछ एक टास्क परफॉर्म करना। अब प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है चीजों को प्रिंट करना, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोगों को कुछ प्रिंट करना होता है तो इन जनरल हम लोग प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना होता है प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट्स में यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी,
ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि लाइन नंबर 4 की हेल्प से, ठीक है, सी प्रोग्राम का पहला काम क्या है? सी प्रोग्राम का पहला काम है इस हेलो वर्ल्ड नाम के मैसेज को प्रिंट करना। ठीक है, इस मैसेज को प्रिंट करना ये सी प्रोग्राम का पहला काम है। और दूसरा काम यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न जीरो। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं, रिटर्न जीरो। अब यहाँ पे लाइन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है इंट मेन। ठीक है, मेन के बारे में हमने समझ लिया कि मेन एक सी का फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन के बाद हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंटफ के बाद भी इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन के बाद हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। ठीक है, अब ये क्या है? ये है रिटर्न टाइप। ठीक है, अब रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, लेट अस से आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां पे आपके सीनियर ने, ठीक है, वहां पे आपके सीनियर ने आपको कुछ एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया। ठीक है, अब आपने अपना वो टास्क परफॉर्म कर लिया और टास्क को परफॉर्म करने के बाद आप अपने सीनियर को एक मेल कर देते हो। ठीक है, या फिर आप अपने सीनियर को एक मैसेज कर देते हो, या फिर आप अपने सीनियर को एक कॉल कर देते हो। ठीक है, ये बताने के लिए कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक तरह से आप मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप अपने सीनियर को एक्नॉलेज करते हो। ठीक है, आप अपने सीनियर को बताते हो कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी तरह इंट, ठीक है, इसी तरह ये एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन जब भी अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, मेन फंक्शन जब भी अपना सारा काम कंप्लीट कर देगा तो लास्ट में ये एक इंट मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंट मतलब होता है इंटीजर। मेन अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा ये बताने के लिए कि मेन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लाइन नंबर 5 में लिखा है जीरो। ठीक है, अब वैसे ये मेन फंक्शन रिटर्न किसको करेगा? मेन फंक्शन ये जीरो रिटर्न किसको करेगा इसको समझ लेते हैं। तो मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग अपने सी प्रोग्राम को पहले हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार कंपाइल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सी प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने इस सी प्रोग्राम को सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपाइल करने के लिए मुझे सिंपली लिखना होगा जी सी सी। ठीक है, जी सी सी के बाद मैं दूंगा एक स्पेस और फिर यहाँ पे फाइल का जो भी नाम होगा। ठीक है, मेरी फाइल का नाम है 1.c। आप लोगों की फाइल का जो भी नाम होगा आप उसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.c और फिर एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सी प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं इस फोल्डर में। ठीक है, ये जो फोल्डर है इसमें हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे इस फोल्डर में आप लोग देखो ये एक .exe फाइल जनरेट हुई है। ठीक है, आप लोग इसका टाइम देख सकते हो 6:23। ठीक है, आप सिस्टम के टाइम से वेरीफाई कर सकते हो, ये फाइल अभी अभी जनरेट हुई है। ठीक है, यानी कि जब भी आप लोग अपने सी प्रोग्राम को, आपका सी प्रोग्राम किस में स्टोर है? आपका सी प्रोग्राम स्टोर है 1.c में। ठीक है, आपका सी प्रोग्राम इसमें स्टोर है। ठीक है, आपने जब कंपाइल किया, ठीक है, आपने जब अपने सी प्रोग्राम को कंपाइल किया तो वो एक नई फाइल जनरेट करेगा .exe फाइल। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, अब जब भी हम लोग इस सी अब जब भी हम लोग इस फाइल को रन करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इस फाइल को रन करेंगे तो ये रन करने वाला काम कौन करेगा? ये रन करने का काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को कॉल करेगा a.exe को। ठीक है, अब a.exe में जो भी काम है, ठीक है, a.exe में जो भी काम है वो काम अपना सारा कंप्लीट करके वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, उसको एक्नॉलेज कर देगा कि उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम्म, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, तो मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ज़ीरो रिटर्न कर देगा, ये बताने के लिए कि ओएस ने जो भी काम दिया है, ठीक है, ओएस ने जिस फाइल को कॉल किया है वो फाइल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब ये एक ज़ीरो को रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने के लिए कि एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब एक बार मैं सारी चीज़ों को फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो लाइन नंबर वन का काम क्या है? लाइन नंबर वन का काम है इस फाइल के कंटेंट को इंक्लूड करना, ठीक है। कंपाइलर इस फाइल के कंटेंट को इंक्लूड करता है। अब ये फाइल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? ये फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट वाला काम करते हैं तो इन जनरल हम लोग इस फाइल को यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर वन की हेल्प से कंपाइलर इस फाइल के सारे कंटेंट को बाकी के कोड के साथ में, ठीक है, ये जो बाकी का कोड है हमारा, इसके साथ में इसके कंटेंट को इंक्लूड कर देता है, ठीक है। अब लाइन नंबर टू, लाइन नंबर टू क्या है? यहाँ पे लिखा है इंट मेन। मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, ठीक है। यानी कि सी प्रोग्राम जो भी अपना सारा काम करेगा हम लोग इस मेन फंक्शन की बॉडी में, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ओपन हुई और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। तो मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोग सी प्रोग्राम के सारे काम को लिख देते हैं, ठीक है। और फंक्शन के बाद हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे इंट, इंट का मतलब होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा? यहाँ पे ये जीरो को रिटर्न कर रहा है क्योंकि जीरो एक इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट लिख दिया, ठीक है। अब प्रिंटफ के बारे में भी हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि प्रिंटफ में हम लोग डबल कोट्स में, ठीक है, प्रिंटफ में, अब जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, फिर से इसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में डबल कोट्स में जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया, ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम था। अब यहाँ पे इस सी प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे इस सी प्रोग्राम में एक फॉरवर्ड स्लैश को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे इस सी प्रोग्राम में एक फॉरवर्ड स्लैश को इंक्लूड कर दिया। तो अब अगर मैं इस सी प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है, तो मुझे फाइल को सेव करना होगा कंट्रोल एस दबा के, ठीक है। और फिर सेव करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे इस फाइल को कंपाइल करना होगा, ठीक है। इस फाइल को कंपाइल करने के बाद अब मैं इस फाइल को एक बार रन कर लेता हूँ। एक मिनट, मैंने पिछली फाइल को आप लोगों को रन करके नहीं दिखाया, पहले लास्ट वाली फाइल को रन करते हैं, ठीक है। पहले इस वाली फाइल को रन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको कंपाइल करते हैं और रन करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना होगा ./a.exe, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया डबल कोट्स में जो भी हम लोग लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और अगर इसको फिर सेव करने के बाद कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे हेलो फॉरवर्ड स्लैश और फिर वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश की जगह अगर मैं बैक स्लैश यूज़ करता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा? इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से करेंगे कंपाइल। देखो यहाँ पे एक वार्निंग आ गई, ठीक है, यहाँ पे वार्निंग आ गई, क्या लिखा है? अननोन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि बैक स्लैश हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि डबल कोट्स के बीच में, ठीक है, डबल कोट्स के बीच में हर एक चीज आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन आप लोग बैक स्लैश नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है। बैक स्लैश आप लगाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की वार्निंग आ जाएगी और आपका सी प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। अब इस बैक स्लैश को प्रिंट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग कोई भी मैसेज अपना प्रिंट करके एक बार देख लेना, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से इसको मैं हटा देता हूँ, हेलो वर्ड, कंट्रोल सेव और फिर यहाँ पे कंपाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया। अच्छा, बहुत से लोगों को डाउट रहता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है कि पाथ कैसे सेम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पाथ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत से लोगों का ये पाथ अलग होता है, ठीक है, यानी कि आपकी जो फाइल स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे मेरी फाइल स्टोर है इस पाथ पे, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइल यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, वो पाथ और जो पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पाथ आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पाथ सेम नहीं है तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेटेस्ट से मैं पाथ चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे पाथ चेंज कर दिया। ठीक है, अब मेरा पाथ ये है। अब अगर मैं यहाँ पे जीसीसी करूँगा, ठीक है, जीसीसी 1.c, तो फिर देखो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पाथ पे जाने के लिए यहाँ पे देखो मेरा सी प्रोग्राम यहाँ पे सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पाथ पे जाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दो और ये जो पाथ है ना, इसको आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोग वीएस कोड में जा करके यहाँ पे लिख दो cd और एक स्पेस, स्पेस के बाद आप लोगों को अपने माउस पे राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो पाथ यहाँ पे पेस्ट हो गया और फिर आप एंटर हिट एंटर। ओके, अब यहाँ पे आप इस पाथ पे पहुंच गए, फिर से आप करोगे gcc1.c। ठीक है, तो ये सी प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के लिए .a.exe। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने पाथ को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नो, ऑल राइट, ऑल क्लियर। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम देख लिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम हमने देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में। हमने अल्फ़ाबेट समझ लिए कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, हमने डिजिट्स के बारे में समझ लिया और हमने स्पेशल सिंबल्स के बारे में हमको पता है। ठीक है, अब हमने एक बहुत ही बेसिक सा सी प्रोग्राम देख लिया कि सी प्रोग्राम दिखता कैसा है। ठीक है, सी प्रोग्राम में कैसे कैसे कौन कौन सी लाइंस होती हैं। आगे हम लोग बहुत सारे सी प्रोग्राम्स को करेंगे। ठीक है, अब आगे सी प्रोग्रामिंग में बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल की एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन होती है, बहुत ही जनरल डेफिनेशन होती है, एंटिटी दैट चेंजेस। ठीक है, एंटिटी दैट चेंजेस। ठीक है, तो एंटिटी जो एंटिटी चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग में ऐसी कौन सी एंटिटी होती है जो चेंज होती है? ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में मेन मेमोरी के सेल्स होते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में मेन मेमोरी के सेल्स होते हैं जो चेंज होते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे लेट अस से मेरे पास यहाँ पे मेन मेमोरी है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो इन जनरल मेन मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, जब भी हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो इन जनरल मेन मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाएगा। मेन मेमोरी यानी कि यहाँ पे रैम। ठीक है, रैम में वो डेटा जा करके स्टोर हो जाएगा। अब रैम में क्या होता है? रैम में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, रैम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, लेट अस से इस वाले कंटेनर में मैंने एक डेटा स्टोर कर दिया 10। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने एक डेटा स्टोर कर दिया 10। अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया बाद में कि यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, पहले यहाँ पे 10 स्टोर था, बाद में यहाँ पे 15 स्टोर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ये एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ये एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, अब जो सी प्रोग्रामिंग में डेफिनेशन यूज होती है वेरिएबल की, ठीक है, वो यूज होती है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये होती है वेरिएबल की डेफिनेशन जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इसका नाम क्या है? मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जब भी हम लोग मेमोरी लोकेशन को नाम दे देते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिए, लेट अस से ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि इस कंटेनर का नाम है एक्स। ठीक है, अब लेट अस से एक्स में पहले वैल्यू प्रेजेंट थी 20, बाद में यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है 30। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, x क्या है? x एक
नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। x एक मेमोरी लोकेशन है जिसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x क्या है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी जो चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में मेन मेमोरी के सेल्स, मेन मेमोरी के कंटेनर होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की जो जनरल डेफिनेशन, जो वेरिएबल की स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो होती है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब इस वेरिएबल को बनाते कैसे हैं, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को बनाने का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। वेरिएबल को बनाने का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वेरिएबल को बनाने का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। वो सिंटैक्स क्या होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, ठीक है। हमें सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, फिर हम लोगों को लिखना होता है वेरिएबल नेम, ठीक है, और फिर एक सेमी कॉलन, ठीक है। अब डेटा टाइप, किस तरह के डेटा को हम लोग उस कंटेनर में, ठीक है, उस रैम के, उस मेमोरी के कंटेनर में किस तरह के डेटा को हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब लेट अस से अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, लेट अस से मुझे इस कंटेनर में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट, जैसा हम लोगों ने देखा था इंट मेन में, ठीक है। इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट, ठीक है। फिर इंट डेटा टाइप के बाद हमें यहाँ पे देना होगा वेरिएबल का नाम, हमें उस कंटेनर का नाम डिसाइड करना होगा। लेट अस से मैंने इस कंटेनर का नाम डिसाइड कर दिया x, ठीक है, तो यहाँ पे हमें x लिखना होगा और फिर एक सेमी कॉलन, ठीक है। तो जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, हमारा जो कंपाइलर है वो मेमोरी के कंटेनर में से किसी एक कंटेनर को उठा करके उसको नाम दे देगा x, ठीक है। हमारा कंपाइलर एक कंटेनर उठा करके उसको नाम दे देगा x, ठीक है। तो जब भी हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है, जब भी हमें सी प्रोग्राम में एक वेरिएबल, एक कंटेनर बनाना होगा डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हमें इस स्टेटमेंट को यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब डेटा टाइप भी बहुत तरह के होते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इंटीजर की बात करेंगे क्योंकि इंट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं इंट मेन में, ठीक है। तो जब भी हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना होगा तो हम लोग यहाँ पे इंट लिखेंगे। इसी तरह अगर मुझे एक वेरिएबल और बनाना है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इंट, लेटस से मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया y, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक कंटेनर मेमोरी में और बन जाएगा और उसका नाम हो जाएगा क्या, y, ठीक है। एक कंटेनर और मेमोरी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको नाम दे दिया जाएगा y, ठीक है। तो इस तरह से x वेरिएबल और y वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इंट की जगह अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई यूज करूँ, ठीक है, कैपिटल आई एन टी, ठीक है, इंट एक्स और फिर एक सेमी कॉलन। अब देखो सेमी कॉलन हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं, सेमी कॉलन हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। यानी सेमी कॉलन की हेल्प से हम लोग अपने कंपाइलर को ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गया, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें इंटीजर को लिखना होगा, ठीक है, जब भी हमें इंटीजर को लिखना होगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे आई एन टी, स्मॉल आई स्मॉल एन और स्मॉल टी, ठीक है। हम लोग कैपिटल आई एन टी नहीं लिख सकते या फिर हम लोग पूरा इंटीजर भी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोगों को इंटीजर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट की हेल्प से दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है, इंट x और इंट y, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग दो वेरिएबल बना लिए। अब कंपाइलर जब भी इन दोनों लाइन को पढ़ेगा, ठीक है, जब भी कंपाइलर इन दोनों लाइन को पढ़ेगा तो कंपाइलर को क्या पता चलेगा, कंपाइलर को पता चलेगा कि x नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है।
फिर जब कंपाइलर इस वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, तो कंपाइलर को क्या समझ में आएगा, कंपाइलर को ये समझ में आएगा कि y नाम का एक कंटेनर है, y नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर ये इंटरप्रेट करता है, कंपाइलर इस तरह से समझता है चीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा कंपाइलर, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कंपाइलर एक कंटेनर को, ठीक है, एक कंटेनर को अलोकेट कर देगा और उसको नाम दे देगा x, ठीक है। अब इसका कुछ साइज होगा, ठीक है, इसका कुछ साइज होगा, ठीक है। अब मेमोरी में बहुत तरह के कंटेनर होते हैं, कोई छोटे कंटेनर होते हैं, ठीक है, कोई बड़े कंटेनर होते हैं, कोई बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर का जो भी साइज होगा, ठीक है, उस साइज के कंटेनर को कंपाइलर बना देगा, ठीक है, कंपाइलर अलोकेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह दो कंटेनर यहाँ पे अलोकेट हो जाएंगे, कंपाइलर दो कंटेनर को अलोकेट कर देगा, एक x और एक y, ठीक है। अब इंटीजर का क्या साइज है ये हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल को बनाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल तो हमने बना लिया, अब इस वेरिएबल में वैल्यू कैसे हम लोग डालेंगे, ठीक है, इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कैसे कराएंगे हम लोग, इसको समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने एक वेरिएबल को बना लिया, ठीक है। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमें सिंपली लिखना होगा x इज इक्वल टू, और जो भी वैल्यू हमें देना है, लेटर से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। तो एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा x और वहां पे स्टोर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कॉम्बाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कॉम्बाइन भी कर सकते हैं और हम लोग इसको लिख सकते हैं इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों काम एक साथ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हमने एक साथ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दोनों काम हमने एक साथ कर दिया। अब इसी तरह हम लोग एक वेरिएबल और बना लेते हैं, लेट अस से इंट y, ठीक है, इंट y। अब y को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया लेट अस से y इज इक्वल टू x। अब ये स्टेटमेंट तो हमको पता है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है उसको सिंपली पुट कर दो y में, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है उसको सिंपली पुट कर दो y में, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से एक और वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा y, और y में क्या वैल्यू आ जाएगी, y में आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन विच फॉर्म द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, इन विच फॉर्म, विच फॉर्म मतलब ओसामा खान। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एक चीज, ठीक है, मेमोरी में जो भी चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है, मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। जो भी डेटा हम लोग मेमोरी में स्टोर कराएंगे वो हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर कराएंगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तक और कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन बाइनरी फॉर्म? यस, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, अभी क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है, लेटस से मेरे पास कोई एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, लेटस से मेरे पास एक कोई भी अल्फ़ाबेट है A B C या फिर कोई भी नंबर है 5,
ठीक है, 97, ठीक है, कोई भी डेटा, या फिर कोई एक सेंटेंस है इवन, ठीक है, तो कोई भी डेटा अगर हम लोग मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो वो डेटा हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, वो डेटा हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करूंगा। और कोई डाउट अभी तक वेरिएबल में किसी को? एनी डाउट? चलो, ऑल राइट। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं और इस तरह से हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक कंडीशन में बताता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब दो वेरिएबल को हम लोग एक साथ डिक्लेयर और एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम लोग लिखते हैं इंट y इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन में हम लोग वेरिएबल को, इस लाइन में हम लोग वेरिएबल x को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस लाइन में हम लोग वेरिएबल y को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों लाइन को कॉम्बाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक ही लाइन में वेरिएबल x को और वेरिएबल y दोनों को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। हमें लिखना होगा इंट x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 20, ठीक है, जो भी वैल्यू हम लोग देना चाहें, ठीक है, और फिर एक सेमी कॉलन, ठीक है, एक सेमी कॉलन, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब लेट अस से अगर मैं लिखता हूं इंट x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो कॉम्पाइलर सबसे पहले क्या करेगा? कॉम्पाइलर सबसे पहले x नाम के एक वेरिएबल को बनाएगा और वहां पे 10 को स्टोर कर देगा, ठीक है, कॉम्पाइलर x नाम के एक वेरिएबल को बनाएगा और वहां पे 10 को स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल इसकी हेल्प से, ठीक है, एक और वेरिएबल y मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और y इनिशियलाइज हो जाएगा किससे? x की वैल्यू से, ठीक है, y इनिशियलाइज हो जाएगा x की वैल्यू से, यानी कि y में भी आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसको मैं एक बार प्रोग्रामिंग के थ्रू आप लोगों को बताता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट अस से मैंने यहां पे लिखा, लेट अस से मैं यहां पे एक वेरिएबल पहले बना लेता हूं, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल कर लिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कैसे करें, ठीक है। अब देखो, प्रिंट करने वाला काम मैं ये आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट एफ और फिर परसेंट डी, ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक्स, ऑलराइट। फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं रन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक x नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 10, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट की हेल्प से उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट मैं बहुत ही डिटेल में आगे क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब लेटर से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ y इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए, एक x और एक y, दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इसको मैंने हटा ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू x किया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंपाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंपाइल, देखो कंपाइल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को स्वैप कर देता हूं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 को बाद में लिख दिया तब क्या होगा? मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया y इज इक्वल टू x, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 10, अब क्या होगा? अब इसको करते हैं कंपाइल और यहाँ पे हमें मिल गया एरर, ठीक है,
यहाँ पे हमें मिल गया एरर। अब यहाँ पे एरर क्यों मिला इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। एक्स अनडिक्लेयर्ड यानी कि एक्स के बारे में कंपाइलर को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है इंट y इज इक्वल टू एक्स और फिर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो, कंपाइलन कंपाइलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उस वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बताना होगा, यानी कि कंपाइलर को उस वेरिएबल के बारे में पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में, ठीक है, इस स्टेटमेंट में जब हम लोग आए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब कंपाइलर को यहाँ पे y के बारे में तो पता है, ठीक है, कि y एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। कंपाइलर को y के बारे में पता है, लेकिन x के बारे में कंपाइलर को नहीं पता है। अभी जब हम लोग इसके पहले क्या लिख रहे थे, इंट x इज इक्वल टू 10 और फिर y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब कंपाइलर इसको रीड कर रहा था, ठीक है। कंपाइलर हमेशा एक लाइन से, एक सीक्वेंस से चीजों को रीड करता है, ठीक है। तो कंपाइलर जब इसको देख रहा था तो कंपाइलर को पता चल गया कि x एक कंटेनर है, x एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है 10, ठीक है। ये कंपाइलर को पता है, यानी कि एक वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो गया और यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। फिर कंपाइलर इसको रीड किया तो यहाँ पे कंपाइलर को पता चला कि y भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि x की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कंपाइलर को x के बारे में पता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमें कोई एरर नहीं दे रहा था, ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर जब आया तो कंपाइलर को पता चला कि y एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी x, लेकिन x के बारे में हम लोग कंपाइलर को यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपाइलर को x के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है अनडिक्लेयर्ड, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, हमने पहले ही यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना होगा, हमें वेरिएबल को यूज करने से पहले उस वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जो पहला रूल है, ठीक है, अब हम लोग ऐसा नहीं कि वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दें, अभी तक हम लोग क्या x दे रहे थे, y दे रहे थे, ठीक है। तो कुछ रूल होते हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना होता है वेरिएबल्स का नाम डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो पहला रूल होता है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, जो वेरिएबल का फर्स्ट लेटर होता है वो या तो कोई एक अल्फाबेट होगा या फिर कोई अंडरस्कोर होगा, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है। हाइफन क्या होता है, हाइफन थोड़ा बीच में होता है, अंडरस्कोर थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल का जो पहला लेटर होगा वो या तो कोई एक अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है कि वेरिएबल के नाम में कोई भी कॉमा या फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल ये बोलता है कि कोई भी स्पेशल सिंबल, ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये तीन रूल होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम लोग वेरिएबल के नाम को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखा num1, ठीक है, num1। अब यहाँ पे ये इन तीनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर एक अल्फाबेट है, ठीक है, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट या फिर एक अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है, यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है और कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया वन नम, ठीक है, वन नम। अब ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है एक डिजिट, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है।
इसी तरह लेटर से मैं लिखता हूँ अगर नम और फिर एक स्पेस और फिर 1, ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नम कॉमा 1 लिखता हूँ तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा प्रेजेंट है, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटर से अंडरस्कोर नम, ठीक है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकती है, ठीक है, ये इन सारे तीनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ डॉलर नम, ठीक है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सिंबल डॉलर यूज हो रहा है, ठीक है, ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल के नाम को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स और वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कोई भी डाउट है तो चैट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो आप लोग। एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? नो? ओके। देखो अभी क्या है कि आज फर्स्ट क्लास थी सी प्रोग्रामिंग की, तो आज मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया, ठीक है। अब धीरे धीरे इस क्लास का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जिसको जो भी डाउट है, ठीक है, वो डाउट को अपने मन में ना रखो, वो डाउट को मेरे से पूछो, ठीक है, क्योंकि आप लोग डाउट पूछोगे तभी मैं डाउट को क्लियर करूंगा और तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास को अब क्लोज करते हैं, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। इज num underscore 1 valid और invalid, ठीक है, ओके, लेट मी क्लियर दिस, num underscore 1 प्रिंस कुमार, ओके, सी, जस्ट a मिनट, या num underscore 1, देखो ये इन सारे रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है, अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड, ठीक है। कोई भी कॉमा कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कॉमा कोई भी स्पेस नहीं है, रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड, ठीक है। कोई भी स्पेशल सिंबल, ठीक है, अंडर स्कोर को छोड़ करके कोई भी स्पेशल सिंबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो रूल नंबर 3 सेटिस्फाइड। अब तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ऑलराइट। ओके, तो जो भी डाउट हो वो मेरे से आप लोग डिस्कस कर लो, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, ठीक है, और